ग्रुप से लाइव आया हूं। नमस्कार। आज अखिल भारतीय काव्य मंच पे एक विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम है बाबा कानपुरी जी के साथ। चूंकि काफी विलंब हुआ, कुछ पेज को कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लाइव आने में थोड़ा विलंब हुआ है। पहले हम आपका परिचय कराते हैं। जो आज के हमारे अतिथि हैं बाबा कानपुरी जी, उनके बारे में इतना ही कहूंगा कि वो एक ऐसे शख्स है जो दिखने में बड़े ही सरल हैं, बड़े ही सहज हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। साहित्य के नाम पे साहित्य के एक सूर्य हैं। मैं उनके बारे में, क्योंकि काफी विलंब हो गया है, मैं सीधे उनको आमंत्रित करता हूं, स्क्रीन पर लाता हूं, उसके बाद ही आप लोग से उनका परिचय कराता हूं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आदरणीय बाबा कानपुरी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पेज पर। जी धन्यवाद विकास जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि पेज ने कुछ प्रॉब्लम कर दी थी, इसलिए हमें पेज की बजाय ग्रुप पे लाइव आना पड़ा। तो जो श्रोता हमें देख पा रहे हैं, अंजलि सर, ममता मैडम, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग इस लाइव को पेज पर भी शेयर कर दें और ग्रुप में बीच बीच में देखते रहें, क्योंकि अगर कोई मेंबर जुड़ना चाहेंगे तो उनको आप अप्रूव करेंगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ये बताते हुए कि आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि आदरणीय बाबा कानपुरी जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में मैं धीरे धीरे ही आपको बताता रहूंगा। क्योंकि थोड़ा सा विलंब हुआ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं सबसे। तो क्योंकि विलंब होने की कोई दिक्कत नहीं, हमारा कार्यक्रम जो 1 घंटे का था वो 1 घंटे का ही रहेगा। अब मैं सबसे पहले बाबा जी के बारे में थोड़ा सा परिचय दूं, क्योंकि उसके बाद ही देखिए 10 लोग जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, क्षमा प्रार्थी हूँ विलंब के लिए बार बार। अष्ठाना, महेश प्रकाश सर, जो भी लोग जुड़ेंगे मैं सबका स्वागत करता रहूंगा। सबसे पहले तो मैं बाबा जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि बाबा कानपुरी जी ने का जन्म 11 जून 1955 को हुआ, रायबरेली जिले में, उत्तर प्रदेश में। बाबा जी का जो साहित्य समाज सेवा के रूप में जो योगदान है, उन्होंने बहुत सारे साहित्य सम्मेलन, जैसे स्नेही मंडल नोएडा के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश समाज दिल्ली नोएडा के सांस्कृतिक मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष, सूर्या संस्थान के प्रचार मंत्री, पर्यटन मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति, संस्कार भारती मेरठ में साहित्य विधा के प्रमुख, भारत संचार निगम लिमिटेड से वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में रिटायर हुए 2015 में। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। बाबा जी के बारे में इतना बताऊंगा, उनको चिंतन साहित्य परिषद मैनपुरी से हास्य सम्राट की उपाधि मिली है। जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य वाचस्पति पुरस्कार, विप्र कुलभूषण सम्मान, अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान प्रयाग से साहित्य गौरव, महामना विचार मंच दिल्ली से महामना मालवीय पुरस्कार, बाल प्रहरी अल्मोड़ा पुरस्कार, सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार, संस्कार भारती द्वारा बाबा योगेंद्र कला साधक सम्मान पुरस्कार, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य सेवा सम्मान। इस तरह बहुत सारे सम्मान हैं। चूंकि ये कार्यक्रम विलंब हुआ, बार बार मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, क्योंकि लगभग 40 मिनट खराब हो गया, लेकिन हमारा कार्यक्रम लगभग 1 घंटे चलेगा ही। चलिए सर, क्योंकि मैं ज्यादा परिचय बीच बीच में हम लोग देते रहेंगे, क्योंकि हमारे श्रोता जुड़े हैं। आप चूंकि वरिष्ठ कवि हैं, हास्य व्यंग्य के रूप में आप जाने जाते हैं। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन, जहां तक मैंने आपके बारे में जाना पढ़ा समझा है कि आप एमटीएनएल में वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में रिटायर हुए हैं। आप पहले संतोष कुमार शर्मा से लोग जानते थे विद्यार्थी जीवन में, लेकिन आप बाबा कानपुरी के नाम के रूप में कैसे प्रचलित हुए बाबा जी, हम जानना चाहेंगे। हमारे श्रोता बाबा कानपुरी के नाम के पीछे क्या कारण है, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। विकास मित्र जी धन्यवाद। सबसे पहले तो अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई, उसके संयोजक संस्थापक प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी, प्रवक्ता के रूप में विकास मिश्र जी आप यहाँ पर उपस्थित ही हैं, अध्यक्षा सुभा सचान जी, ममता बारोट जी और बहुत सारे आपके सहयोगी हैं। और ये बहुत अच्छा पटल चल रहा है आपका, बहुत सराहनीय पटल है। 2 बार आपने मुझे भी अवसर दिया है इसमें कविता पाठ का, तो मैं इसके लिए आप सबका अनुग्रहित हूं। और इसके बाद जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि मेरा नाम तो संतोष कुमार शर्मा है, लेकिन मुझे बाबा कानपुरी कैसे लोगों ने कहना शुरू किया, तो इसके पीछे घटना तो एक बहुत बड़ी है, लेकिन संक्षेप में यूं समझ लें कि कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित युवा कवि सम्मेलन
जिसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर कैलाश नाथ कौल, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के सगे मामा थे। कुछ अनायास ऐसी घटना घटी कि मैंने वहां पर मुख्य अतिथि पर ही कुछ व्यंग लिखकर सुना दिया, जिससे वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि काका हाथरसी हमारे देश के बहुत बड़े हास्य कवि हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बालक आगे चलकर काका से बड़ा भी हास्य कवि हो सकता है। तो मेरी शुभकामना है कि लोग इसे काका के बजाय बाबा के नाम से जाने। और जब बाबा का उन्होंने संबोधन कर दिया तो वहां पर बहुत सारे हमारे कॉलेज के भी स्टूडेंट थे श्रोता के रूप में, क्योंकि जिन जिन कॉलेजों के छात्र कभी गए थे वहां कविता पाठ करने, उन सभी कॉलेजों के कुछ न कुछ छात्र वहां 150 छात्र हर कॉलेज से आए हुए थे। मेरे भी कॉलेज के बहुत सारे छात्र थे, वो सब अगले दिन से मुझे बाबा कह के पुकारना शुरू कर दिए। और एक मुझे बाबा कहता था तो 10 पूछते थे कि आप इनको बाबा क्यों कहते हो, तो वो पूरी घटना बताता था। मैं महीना 15 दिन के अंदर ही अपने कॉलेज में बाबा के नाम से फेमस हो गया। और बाद में फिर लोगों ने मुझे मेरे साथ कानपुरी जोड़ दिया, क्योंकि मैं कानपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। कानपुर में ही पीएन पृथ्वीनाथ महाविद्यालय में पढ़ता था। मेरी पहचान कानपुर से थी, इसलिए मुझे बाबा कानपुरी कह के लोग पुकारने लगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा जगह सब थोड़ा प्रॉब्लम ये भी आ रही कि श्रोताओं का फेसबुक यूजर लिख के आ रहा है, उनका नाम नहीं आ पा। फिर भी आपको बताना चाहूंगा सर, 20 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कितना धैर्य बना के रखा होगा। 40 मिनट विलंब हुआ था फिर बिल्कुल भी। निश्चित रूप से मैं आभारी हूं ऐसे प्रबुद्ध श्रोताओं का। जी सर, मेरे पास सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम श्रोताओं को। चूंकि आप कवि के रूप में आज हमने आपको आमंत्रित किया है, आपका व्यक्तित्व तो जरूर कई सारे रूपों में जाना जाता है, लेकिन सर मेरा अगला क्वेश्चन था कि सर उसे आपकी सबसे प्रमुख विधा क्या है। जैसे मैंने पढ़ा था, आप पहले आप 3 साल की उम्र से ही आप कविता के क्षेत्र में आए। जैसे मैंने पढ़ा आपके बारे में, आप अंताक्षरी करते थे, पहले आप कुछ साहित्यिक लिखते थे, एक आध्यात्मिक में भी आपकी किताबें हैं। लेकिन जैसे कि बाद में मैंने पढ़ा कि आप गजलकार, पहले आप हास्य व्यंग तो बाद में हुआ, पहले आप गजल भी लिखते थे, कुछ लोगों ने आपको प्रेरित किया। तो सर आपको लगता है कि किस विधा में आपको ज्यादा महारत हुई, और आपको हास्य व्यंग में लाने के लिए किस प्रेरणा स्रोत व्यक्ति का हाथ है जिन्होंने आपको गजल लिखने के लिए प्रेरित किया? सर दरअसल मैं जब कक्षा 3 का विद्यार्थी था तभी से मैंने काव्य सृजन शुरू किया था, और उसकी प्रेरणा मुझे मिली थी। मुझे बचपन से कविता पाठ का बहुत शौक था। मैं अपने विद्यालय की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता था। अंताक्षरी में मैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि अगर मैं खुद कविता का सृजन करूं तो शायद अंताक्षरी में मेरी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। और इसी प्रेरणा के स्वरूप मैंने कविता का सृजन शुरू किया। लेकिन और कविता का शुभारंभ मेरा छंद प्रधान कविताओं से हुआ, क्योंकि गांव में जब मैं चौपालों में बैठता था तो शाम को जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो वहां पर तमाम कवियों के छंद सुनाया करते थे, कोई भूषण के, कोई रत्नाकर के, कोई पद्माकर के। तो मैं भी उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने भी घनाक्षरी छंद से ही अपनी कविता की शुरुआत की। और बाद में फिर अनेक विधाओं में मैं आया, और जब मेरी हास्य की पहचान बन गई, कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा ये उपाधि देने के बाद मेरी हास्य की पहचान बन गई, तो मैं हास्य व्यंग के ही रूप में ज्यादातर मंचों पर जाता था। मैंने पूरे देश की काव्य यात्राएं की, और गीत छंद, और ज्यादातर मैं तब गीत छंद और कुंडलिया छंद ज्यादा लिखता था। लेकिन जब मैं यहाँ नोएडा आया और यहाँ पर हमने साहित्यिक गतिविधियां शुरू की, धीरे धीरे जब यहाँ जनसंख्या बढ़ी तो कुछ बाहर के शायर कवि भी नोएडा में आके बस गए। तो उसमें एक मलिक ज्यादा जावेद है, शायर लखनऊ के रहने वाले, नोएडा में अब आके बस गए हैं।
अब नहीं बल्कि बहुत पहले सन 90 के आसपास वो यहाँ आ गए थे। तो मलिक ज्यादा जावेद ने कई काव्य गोष्ठियों में मुझे सुना, तो वो मुझसे यही कहते थे कि कानपुरी जी, जब आप इतने अच्छे गीत छंद लिखते हैं तो आप गजल क्यों नहीं कहते। तो मैंने कहा कि देखिए, मेरी हास्य व्यंग की पहचान है और जिन विधाओं में मैं लिखता रहता हूं, मैं ज्यादातर उन्हीं में मेरी रुचि है और मैं उसी दिशा में ज्यादातर बढ़ रहा हूं। अन्यथा गीत और गजल में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो गजल की विधा है वो सारी की सारी हमारे गीत में भी निहित है, बल्कि गजल से कहीं कुछ ज्यादा मान्यताएं हैं जो गीत में। तो मेरे लिए गीत गजल कहना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कई बार मुझे टोका तो मैंने कहा चलिए अब मैं गजल में काम करता हूं। तो मैंने गजल की तरफ अपना कदम बढ़ाया। जब मैंने 2-4 गजलें लिखी और सुनाई तो लोगों ने बड़ी तारीफ की। उसमें एक पीपी श्रीवास्तव रिंद हैं, बहुत बड़े शायर हैं, नोएडा में रहते हैं। एक रिफत सरोज साहब थे जिनका निधन हो गया है। वो हिंदी उर्दू दोनों में समान रूप से लिखते थे। हिंदी में कविता भी करते थे, उपन्यास कहानी भी लिखते थे और बहुत अच्छे गजलकार तो थे ही। तो रिफत सरोज साहब के सानिध्य में आया, पीपी श्रीवास्तव रिंद साहब के सानिध्य में, और उधर मलिक ज्यादा जावेद हमारे हमउम्र थे और वो अक्सर कहते रहे। तो उनका निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि गजल के लिए मुझे प्रेरित करने में सबसे बड़ा योगदान तो रहा इनका, मलिक ज्यादा जावेद का। लेकिन मुझे अगर मार्गदर्शन गजल में कहीं मिला है किसी से तो वो पीपी श्रीवास्तव रिंद साहब। वो मेरी गजलें सुनते थे, जहां अच्छी लगती थी सराहना करते थे, और अगर कहीं, चूंकि वो उर्दू के शायर थे, हम हिंदी के कवि थे, अतः हमारी जो गजलें थी वो मैं हिंदी छंद विधान के अनुसार लिखता था, वो उर्दू के नजरिए से देखते थे। तो कई जगह उनको कुछ कमियां नजर आती थी तो वो उनको सुधारते भी थे। कभी कभी एक आधा मिसरा ही पूरा बदल देते थे। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि उन्होंने हमें, हमारी जो गजलें हैं उनमें कई जगह सुधार भी किया है और हमारा उन्होंने मार्गदर्शन प्रोत्साहन भी किया। और सन 2000 में मेरी गजल की किताब आई, छप्पर बोलता है। उसमें पीपी श्रीवास्तव रिंद साहब की भी भूमिका है, डॉक्टर कुंवर बेचैन की भूमिका है और रिफत सरोज साहब की। 2 शायर और एक हिंदी का कवि जिसने उर्दू में बहुत काम किया है, ऐसे डॉक्टर कुंवर बेचैन ने भी उसकी भूमिका लिखी है। जी बिल्कुल सर, मैंने वो आज ही पढ़ा था, इसलिए कुंवर बेचैन सर, उनको बिल्कुल हम लोग याद करते हैं, इतने बड़े कवि थे। अभी उनको, उनके देहावसान हुआ और मैं भी उनसे एक बार मिल चुका हूं। सर आपकी तरह ही वो भी बड़े सरल और बड़े सहज, बड़े विद्वान थे। सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, चूंकि दर्शक अभी भी 15 लोग जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को वो वीडियो जरूर दिखाया जाए सर, अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल, जैसा आप उचित समझते हैं। जी सर, मैं बाबा कानपुरी एक ऐसा नाम जो हिंदी साहित्य में एक सूर्य के समान है। बाबा कानपुरी वैसे संतोष कुमार शर्मा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो नाम तो केवल उनके विद्यार्थी जीवन से ही लगभग समाप्त हो गया था, क्योंकि एक कवि सम्मेलन में जब उन्होंने कुछ हास्य की विधाएं पढ़ी तो तत्कालीन मंत्री जी ने उनको हास्य कवि के नाम से बोला। चूंकि वो हल्की हल्की दाढ़ी भी रखते थे तो उनको बाबा बोला, और वो कार्यक्रम कानपुर का था। इसीलिए तब से हिंदी जगत के एक नए सूर्य बाबा कानपुरी हास्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज हम अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के एक विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम में होस्ट एंकर विकास मिश्रा सागर जी के साथ बाबा कानपुरी जी से उनके अनछुए पहलुओं को, उनके गीतों को, उनके गजलों को, उनके मुक्तकों को, उनकी विधाओं को जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी जुड़िए, सुनिए, देखिए और अपने मन में उठ रहे किसी भी प्रश्न को आप स्क्रीन पर लिख भी सकते हैं।
बाबा कानपुरी जी उसका जवाब जरूर देंगे। तो आइए हम मिलते हैं हिंदी साहित्य के एक वरिष्ठ हास्य व्यंग्य कवि बाबा कानपुरी जी से। जी सर, ये वीडियो हमने बड़ी मुश्किल से बहुत सारे पिक्चर लिए, कोशिश किया कि कुछ जर्नी आपकी लोगों को दिखाई जाए, और मुझे लगता है बहुत कि बहुत अल्प जी सर, समय में आपने इसे तैयार किया है। ये निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय आपका कदम है। जी सर, अगर इसमें सर समय हमारे एक होता रोशन जी। जी, जी सर, अगर हाँ सर, कुछ ये समय रोशन जी हो। हैं, रोशन जी ने बनाया जी, सॉरी सॉरी जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं जी सॉरी, एक रोशन जी हैं सर, उन्होंने वीडियो बनाने में हमारी मदद की क्योंकि वो ज्यादा हाँ, तकनीकी रूप से नहीं, सक्षम मैं है। मैं मैं यही कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। रोशन जी के भी प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अल्प समय में इस तरह का काम किया है। अगर कुछ समय होता तो शायद इसका स्वरूप और अच्छा बन सकता था, लेकिन इतने बिल्कुल अल्प सर। समय में जितना उन्होंने किया है वो बहुत सराहनीय। जी सर, मैं अब सर कुछ श्रोताओं के नाम भी पढ़ूंगा क्योंकि मैं श्रोता का नाम बीच में पढ़ नहीं पा रहा था। हमारे संस्थापक अंजनी जी जुड़े हुए हैं, और चूंकि क्या हो रहा है ना सर, इसमें बहुत से माधवी अग्रवाल जी, रूपचंद शास्त्री जी, सोहन लाल शर्मा जी, सत्यनारायण तिवारी सर, स्नेही शैलेंद्र मोहन शुक्ला सर, बहुत सारे इसमें आपके भी पहचान के होंगे सर, ऋचा सिन्हा जी। तो धन्यवाद जरूर देंगे, थोड़ा विलंब हुआ है सर। मेरा अगला क्वेश्चन ये था सर कि जैसे जी मैं आपकी ही तरह मैंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवियों से, अभी भगवान की कृपा से मेरी जान पहचान है, जिसमें दिनेश रघुवंशी सर है, कुंवर बैचेन सर थे। सर मैं यही जी जानना चाहता हूं कि आप भी उसी श्रेणी में आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपकी भी ख्याति है, आप काफी वरिष्ठ हैं, आप भी राष्ट्रीय जी मंचों पर पढ़े हैं, आपको भी 100-200 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। सर आपकी सरलता सहजता का क्या है, जो आजकल के कवि मैं देखता हूँ, नाम तो लेना नहीं चाहूंगा लेकिन लेना ही पड़ेगा, कुमार विश्वास जी हैं, बड़ी प्रसिद्धि है, लेकिन लोगों को सम्मान सूचक शब्द नहीं बुलाते, जो वो अपने से उम्र के लोगों को भी तू कैसा है, तू करके बात करते हैं। मैंने देखा आप हम जैसे छोटे लोगों को भी जी कह के बात करते हैं। सर आपकी सफलता में, मतलब आपकी राष्ट्रीयता, जो आपके इतने बड़े कवि होने के बावजूद भी इतनी सरलता का प्रेरणा स्रोत कौन है, इतनी सरलता कैसे आती सर, हमें आप जरूर बताएं सर। अब इस विषय में तो मुझे भी कहना बहुत मुश्किल है कि मेरे स्वभाव में ऐसा है, और ये कुछ हमारे माँ बाप के संस्कार कहेंगे, या जो हमारे गुरुओं ने हमें संस्कार दिए हैं। मैं स्वभावतः जब कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, तो मैं दूसरे साहित्यकारों का भी मैं सम्मान करता हूँ, और जितना मैं सुनाने में विश्वास करता हूँ उससे ज्यादा सुनने में विश्वास करता हूँ। मेरी मैं जब कवियों को सुनता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, और जी सर। सुनाने का में भी आनंद आता है, क्योंकि जब श्रोतागण सुनना चाहते हैं तो सुनाने का आनंद स्वाभाविक होता है। और जहां जी तक सहजता सरलता की बात है, ये कुछ प्राकृतिक देन कह सकते हैं। माँ वाणी ने मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा दी होगी जिसके कारण, और मैं पिछले 40-45 साल से नोएडा में निरंतर साहित्य सेवा से जुड़ा हूं। मैं लोगों को जोड़ने में ज्यादा विश्वास करता हूं, लोगों को उत्साह वर्धन करने में मैं विश्वास करता हूं। तो ये मेरे अपने स्वभाव में है। मैं तो सबसे जनसंपर्क बनाए रखता हूं, कोई मुझसे संपर्क करे न करे, जो हमारे मित्रगण हैं, मैं कभी कभी सबके से संपर्क भी करता रहता हूं, और टेलीफोन मोबाइल के माध्यम से भी बातचीत करता रहता हूं। सर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे मेरे तो 4-6 जो अच्छे मतलब शुभचिंतक बने, उन लोगों को मैंने देखा है आपकी तरह सरल, इसलिए मैंने पूछा। कुछ लोग हैं कि अच्छा सर, मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेरे दिल से है और मेरा ही क्वेश्चन है, मैं कहूंगा। अभी जो आपने कुमार विश्वास जी का नाम लिया, तो जी सर। कुमार विश्वास का तो जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो कुमार विश्वास जी पहली बार ही जब मेरे संपर्क में आए थे, तो उन्होंने मेरे साथ चीटिंग से ही शुरुआत की थी, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं थे, मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था। तब तक वो अचर्चित कवि थे, और जो नोएडा में मैं ठहाका सम्मेलन करता था उसमें वो आने के इच्छुक थे। वो बात अगर सीधे मुझसे कहते तो मुझे नहीं
दुख होता। उन्होंने उसके लिए एक अलग रास्ता निकाला, मुझसे फोन में कहा कि मैं एक कवि सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में करना चाहता हूं। तो मुझे बड़ा जी अटपटा सर। लगा कि गाजियाबाद में इतने डॉक्टर कुंवर बेचैन, रमा सिंह, कृष्ण मित्र जी जैसे वरिष्ठ कवि जब बैठे हैं तो ये मेरी अध्यक्षता में को कवि सम्मेलन करना चाहते हैं। हकीकत ये थी कि कवि सम्मेलन उन्हें करना नहीं था, उन्हें मेरे कवि सम्मेलन में आना था। उसके लिए उन्होंने भूमिका रची थी कि मैं ऐसा कह के उनके ऊपर इम्प्रेशन बना लूंगा और बाद में उनसे कहूंगा तो वो हमें अपने कवि सम्मेलन में बुला लेंगे। तो ये तो उनकी शुरुआत है, और उसके बाद तो उन्होंने क्या क्या किया है बहुत लंबी कहानी है, उस पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता। जी सर, मेरा मेरा पूछने का यही मतलब था सर कि आजकल जमाने में चूंकि लोग ये मानते हैं जो सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करता है वही बड़ा कवि होता है। तो मैं जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर कि आपकी निगाह में बड़ा कवि किसे कहते हैं, जो ज्यादा पैसे चार्ज करता है या जो ज्यादा लोकप्रिय है, जिसको ज्यादा श्रोता सुने, जिसको लोग सुनना पसंद करें और जिसको दिल से लोग सम्मान करें। ये मैं आपकी व्यक्तिगत राय जा रहा है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है सर, पर आपकी निगाह में ज्यादा बड़ा कवि, ज्यादा लोकप्रिय कवि, ख्याति प्राप्त कवि, राष्ट्रीय कवि किसे कहते हैं सर, किसे कहना चाहिए? देखिए, सस्ती लोकप्रियता तो आदमी किसी भी रूप में हासिल कर सकता है, और पैसा कमाने के लिए मैं समझता हूं कि जितना वाहवाही कभी मंच से लेते हैं और 10,000 20,000 कमा ले लेते हैं पैसे, एक मजमे वाले को बुला लो, उसे आप 500 रुपए दे दो, उनसे ज्यादा आपका मनोरंजन कर देगा। तो केवल मनोरंजन कर देना जो है किसी बड़े कवि का गुण नहीं है। कवि सच्चे अर्थों में वही है जो सृजनशील व्यक्ति है, जिसके कविता में समाज की का दर्द है, समाज के लिए एक दिशा निर्देश है, समाज के प्रति उसके मन में अच्छे भाव हैं, जिसकी कविता सुनकर लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ दिशा मिले, ऐसे रचनाकार वरिष्ठ कवि होते हैं। और वैसे बहुत केवल सस्ती लोकप्रियता ले लेना ये बड़े कवि का गुण नहीं है मेरी दृष्टि में। बिल्कुल सर, मुझे आपकी राय सर इसलिए जानना था क्योंकि आपकी राय एक मायने रखती है सर, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ कवि हैं, इसलिए आपकी पॉइंट ऑफ व्यू जानना था सर। क्वेश्चन बहुत है, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था सर कि जैसे जी मैं तो बहुत बड़ा कोई अभी जल्दी से 1-2 साल से ही कवि के रूप में हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलता कि मैं इतना पाठ करूं, इतनी कविता करूं। लेकिन अभी सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि आप शायद शादी से पहले से ही कवि के रूप में थे, तो तब तो कोई बात नहीं थी सर, लेकिन आज चूंकि जाहिर सी बात है, अगर आप बड़े साहित्यकार हैं, आपको बार बार फोन आते होंगे, आपको लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए बुलाते होंगे सर, आपका जी क्या मतलब, आपको लगता है कि आपकी सफलता के पीछे आपके परिवार का सपोर्ट रहता है, या आपको लगा कि नहीं भाई मतलब वो सपोर्ट करे ना करे, मुझे अपने रो में जाना है, मुझे कविता करनी है? तो इसमें पीछे आपको क्या लगता है कि मतलब आपको आपका साथ था कि नहीं? अगर सफल होना है तो परिवार का साथ होना जरूरी है। मेरी सफलता में मेरे परिवार का भी योगदान है, इसको तो मैं नहीं नकार सकता। लेकिन ये जरूर है कि मैं जो आगे बढ़ा हूं वो कुछ प्रकृति की देन कह लीजिए, कुछ ईश्वर की ऐसी प्रेरणा रही है कि मेरे जीवन में विसंगतियां भी बहुत रही हैं, मैंने जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत देखे हैं, लेकिन मेरा काव्य सृजन जो है उन विसंगतियों के बीच में भी कभी रुका नहीं है। मैं विद्यार्थी था तब भी लगातार लिखता पढ़ता रहता था, नौकरी में रहा हूं तब भी लिखता पढ़ता रहा हूं, और आज भी मैं बराबर मेरा लेखन चलता रहता है, अध्ययन चलता रहता है। उसमें परिवार मेरे लेखन में कहीं बाधक नहीं है, लेकिन जो मैं करता हूं वो सब स्वतः करता हूं, उसमें किसी का वैसा कोई योगदान में नहीं है। उसको मैं नहीं कहूंगा कि मेरे लेखन में या मेरे सृजन में किसी का योगदान, वो तो बस माँ वाणी की कृपा है और ईश्वर की कृपा है। और जी सर। हमारे प्रबुद्ध जो श्रोता हैं, पाठक हैं, उनका स्नेह और शुभकामनाएं उनकी हैं, जिससे मेरा उत्साह बराबर बढ़ता रहता है और मैं लिखता रहता।
जी सर, कुछ श्रोताओं का नाम लेते हैं सर। कवि अलराम जी, शकुंतला तोमर जी जो कि संचालिका है, अच्छी कवित्री भी हैं सर। वो आप शायद उस जी पेज पर गए भी हैं सर। वो कौन सा पेज है सर वो, जिसमें सामाजिक दर्पण ऐसे बहुत से, अभी भी सर 12 से 14 लोग हमें सुन रहे हैं अभी लास्ट में। डॉक्टर स्वरूप हाँ रूपचंद शास्त्री सर, सोहन लाल शर्मा जी जो राजस्थान के बड़े हास्य व्यंग वो भी हैं, अशोक मिश्रा जी, सत्यनारायण तिवारी जी, शैलेंद्र मोहन शुक्ला जी। सर मैं नाम लूंगा सबका, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी सर, चूंकि आप एक कवि हैं तो मैं चाहूंगा बीच में थोड़ा माहौल बना दिया जाए। आप सर हाँ हाँ प्लीज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं सर, एक दो मुक्तक जरूर सुनाए जिससे लोग थोड़ा सा जुड़े, फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे सर। जी जी। जी सर, आपसे कुछ सुनना चाहेंगे सर। आप, आपकी जो प्रमुख देखिए, विधा है, आप गजलकार भी हैं जी सर। मेरी सभी विधाएं हैं, गीत भी, गजल भी और हास्य व्यंग तो है ही। तो जी मैं सर। कहाँ से शुरू करूं? जैसा आप कहें वहीं से शुरू कर देता हूं। सर गजल, मुझे लगता है सर गजल क्या होती है ना सर, ज्यादा दिल को छूती है। तो अभी आज मुझे जी लगता है हास्य व्यंग तो आप गजल ही कहें सर, फिर बीच में मैं भी कुछ अच्छा पढ़ के लोगों को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जो थोड़ा विलंब जी हुआ था, हम चाहते हैं कि वो लोग कविता सुनने हैं, क्योंकि आपको लोग तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो आज कुछ नई चीजें हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। आप गजल ही सुनाएं जी सर जी प्लीज। जी। जी सर। देखिए, मेरी जो आध्यात्मिक गजल है और जो बहुत लोकप्रिय हुई है, और जो मेरी पुस्तक का की शीर्षक गजल भी उसे कह सकते हैं, छप्पर बोलता है। पहले जी सर। उसके जी कुछ शेर सुना देता हूं कि चली आंधी तो थर थर बोलता है, मका कच्चा है, छप्पर बोलता है। वाह वाह। चली आंधी तो थर थर बोलता है, मका कच्चा है, छप्पर बोलता है। और न जाने कौन है जो छुप के मुझ में मेरे अंदर निरंतर बोलता है। न जाने कौन है जो छुप वाह के मुझ में मेरे अंदर निरंतर बोलता है। और कभी मैं बोलता हूं उसमें छुपकर, कभी मैं बोलता हूं उसमें छुपकर, कभी वो मुझ में छुपकर बोलता है। कभी मैं बोलता हूं उसमें छुपकर, कभी वो मुझ में छुपकर बोलता है। और वो जब भी मौन हो जाता है बाबा, ये धरती और अंबर बोलता है, ये धरती और वाह अंबर बोलता है। वाह और सर, क्या बात है सर। इसके बाद एक गजल के कुछ और शेर सुनने स्वागत है सर। कि चली आंधी तो थर थर बोलता है, मकान कच्चा है, छप्पर बोलता है। और मैं दूसरी गजल के कुछ शेर सुना रहा हूं, देखे। जमाने भर की कुछ अनुपम कलाएं ला के रखी हैं, जमाने भर की कुछ अनुपम कलाएं ला के रखी है। अजंता और एलोरा की गुफाएं ला के रखी है। तो जहां चुपचाप दरिया खा गया हो दर्द की लहरें, जहां चुपचाप दरिया खा गया हो दर्द की लहरें, वहां पर हमने तूफानी हवाएं ला के रखी है, वहां पर हमने तूफानी हवाएं ला के रखी हैं। और एक बड़ा नाजुक सा शेर देखें जी सर, कि स्वागत है सर। खुशी की रेत पर ताजा घरौंदा तोड़ मत देना,
खुशी की रेत पर ताजा घरौंदा तोड़ मत देना। किसी बच्चे ने अपनी भावनाएं ला के रखी है। किसी बच्चे ने अपनी भावना। और एक शेर देखें सांप्रदायिक सद्भाव पर। इसे मंदिर कहो, मस्जिद कहो, गिरजा या गुरुद्वारा। इसे मंदिर कहो, मस्जिद कहो, गिरजा या गुरुद्वारा। इसी में हमने अपनी आस्थाएं ला के रखी है। इसी में हमने अपनी आस्थाएं ला के रखी हैं। और गजल का मक्ता मैं अर्ज कर रहा हूं, सुने कि कई बीती रुतों की है यही बारादरी बाबा। कई बीती रुतों की है यही बारादरी बाबा, कि जिसमें हमने नूतन कल्पनाएं ला के रखी हैं। कि जिसमें हमने नूतन कल्पनाएं ला के रखी हैं। तो ये गजल थी मेरी। बहुत ही सुंदर सर, एकदम स्रोत। चूंकि क्या हो रहा है ना सर, थोड़ा मैसेज भी जो है बहुत लेट दिख रहा है, इसलिए श्रोताओं का नाम अभी देखा हमने, प्रिया श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, दीपक शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना सर कि वो पेज की जो सेटिंग होती है ना, आज फेसबुक ने पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है कि श्रोता के बैठते के फेसबुक यूजर करके लिख के आ रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रही है, नाम भी नहीं दिख रहा है। वो कहीं कुछ टेक्निकल गड़बड़ी पहले ही तो हाँ हुई वही ना। करा सर, पहली बार ऐसा हुआ सर, मैं लगभग 1 साल से चला रहा हूँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा जी जी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चलिए एनीवे, तो कोई बात नहीं सर। तो सर मैंने, जैसा कि आपने एकदम समा बांध दिया, तो इसी बीच में मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछता हूं, क्योंकि जब आप कवि के रूप में हैं, जाहिर सी बात है लोग चाहते हैं बाबा जी से कुछ सुना भी जाए। सर मेरा जो एक क्वेश्चन था सर, जो कि एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है सर, हाँ। कि आपका प्रिय कवि कौन है जिसको सुनना आपको अच्छा लगता था? जैसे हम लोग आपको सुनना पसंद करते हैं सर, वैसे आपको जब दिल करता है कि लाओ मैं साहित्य सुनूं, क्योंकि आप खुद को तो सुनना पसंद नहीं करेंगे कि भाई, वैसे मुझे ये मालूम है कि आपके प्रिय तो कोई कवि नहीं है, ऐसा कोई गुरु नहीं है आपका, लेकिन फिर भी अभी किसी को अगर आप अच्छा कवि कहना चाहेंगे, जिसको आपको लगता है हाँ ये एक अच्छा कवि है, ऐसा आप किसी का नाम लेना चाहेंगे सर या नहीं? देखिए, वैसे तो कई नाम हैं जिनको मैं सुनना पसंद करता हूं, लेकिन उनमें मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन को सबसे अपना प्रिय कवि मानता। वो तो आपके दोस्त भी रहे हैं सर, आपके साथ उन्होंने, आप उनके साथ आपने मंच भी साझा किया है। मेरे आदर्श कवि रहे हैं वो, और उनमें मतलब बहुत सारी खूबियां थी। मैंने तो उन पर एक अपनी सद्भावना भी लिखी है कविता के माध्यम से। आप सर अगर सुनाना चाहें सर, 2 मिनट सुनाइए। तो मैं देखता हूँ, 1 सेकंड थोड़ा सा, क्योंकि वो जी सर, गजल है। आप ढूंढिए सर, तब तक मैं कुछ लोगों को सुनाता हूँ सर, एक मैंने भी कुछ तैयार किया था। आपको सुना दीजिए, तब तक मैं वो देख लेता हूँ। जी सर, अब मैं अपने श्रोताओं को, देखिए 15 लोग जुड़े हुए हैं सर, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं कुछ नेताओं के बारे में कुछ सुनाना चाहूंगा, 2 पंक्तियां सर, जिसके बाद आपको सुनेंगे कि यहाँ तो बाहुबलियों का ही, यहाँ तो बाहुबलियों का मिला ही बोलबाला है, शरीफों की वही रजवारी जो पहले थी वो अपनी है। क्या इधर बात महंगाई का इधर महंगाई का दानो, उधर है काम धंधा ठप, वही गुर्बत वही बेकारी जो पहले थी अब वही है, जो पहले थी वही अब है।
बहुत खूब, बहुत आ, खूब, वाह वाह। जी सर, शायद तो आप सर वो आपको आप मिल गया होगा, आप मैं सुनना चाहूंगा बिल्कुल सर। जी बिल्कुल सर। वो मिल गई है रचना। दरअसल मैं जी एक सर। बात और बता दूं, ये रचना सुनाने से पहले जी आपके सर। श्रोताओं में एक नाम है आज, शैलेंद्र मोहन शुक्ल, जिसका नाम आप भी ले चुके हैं 2 बार। वो आज जी जी प्रबुद्ध सर। जी श्रोता के रूप में जुड़े हैं। वो जी सर। जी सर। राष्ट्रीय धारा के महाकवि पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के जी सर। प्रपौत्र जी हैं। सर। जी और सर। जी स्नेही सर। जी के विषय में लोगों को जानकारी कम है, लेकिन वो उनका व्यक्तित्व तो बहुत विराट था। वो कवि गुरु के नाम से जाने जाते थे। पूरे देश के कवियों का वो मार्गदर्शन कर चुके, केवल जी कानपुर सर। के कवियों का नहीं, पूरे देश के कवि उनको अपना गुरु मानते थे। और उनकी एक खूबी ये थी कि वो कवियों, अपने से वरिष्ठ कवियों पर भी कविता करते थे। उनका कहना जी था, सर। जो कवि पूरे समाज का दर्शन प्रस्तुत करता है अपने सृजन में, उन कवियों पर भी हमें कुछ लिखना चाहिए। तो उस परंपरा के तहत मैं भी कभी कभी कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। पिछले साल एक गुलजार देहलवी साहब, देश के नहीं अंतरराष्ट्रीय ख्यात के बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका स्वर्गवास हुआ था। तब भी मैंने उन पर लिखा था और वो रचना लोगों ने बहुत सराही थी। और इस साल डॉक्टर कुंवर बेचैन जी नहीं रहे, तब भी मैंने ये गीत लिखा है। इसे अभी लोगों ने कम सुना है, 1-2 जगह मैंने सुनाया है। तो आज स्वागत आपकी है सर। सेवा में मैं रख रहा हूँ, सुने उसका। जी सर। जी सर। मैंने उनके व्यक्तित्व को अ, समेटने की कोशिश की है इस गीत के माध्यम से। और उनकी जो लोकप्रिय कविता है, उस बहर के हिसाब से देखा जाए तो उसी बहर में कहने का प्रयास किया जी सर। कि कुंवर बेचैन हिंदी की सरस सुकुमार धारा थे। सब कुंवर बेचैन हिंदी की सरस सुकुमार धारा थे। सलिल शीतल सुकोमल अति धवल जैसे कि पारा थे। सहज अभिव्यक्ति मन भावन शहद जैसी मधुरता भी। सहज अभिव्यक्ति मन भावन शहद जैसी मधुरता भी। निराले भाव मन मोहक अगम खुद ही किनारा थे। निराले भाव मन मोहक अगम खुद ही किनारा थे। और देखें कि छंद शिल्पी अनूठे थी अलंकृत काव्य की शैली। छंद शिल्पी अनूठे थी अलंकृत काव्य की शैली। और व्यंजना बिंब थे रोचक प्रतीकों का पिटारा थे। व्यंजना बिंब थे रोचक प्रतीकों का पिटारा थे। और वो नए रचनाकारों को भी बहुत प्रोत्साहित करते थे और उनका मार्गदर्शन करते थे। तो उस पर देखें कि नवांकुर काव्य प्रतिभाएं फली फूली चमक पाकर। नवांकुर काव्य प्रतिभाएं फली फूली चमक पाकर। उन्हीं की वो गगन में शुक्र जैसे भव्य तारा थे। उन्हीं की वो गगन में शुक्र जैसे भव्य तारा थे। और आगे देखें कि वो जितना अच्छा लिखते थे उतना ही अच्छा उनका स्वर था। तो लोग मुग्ध होते थे उनकी कविता सुन के कि मधुर स्वर लय सुरीले कंठ का जादू था कुछ ऐसा।
मधुर स्वर लय सुरीले कंठ का जादू था कुछ ऐसा, तृप्त होते न थे श्रोता दोबारा, सुनते बारा थे, तृप्त होते न थे श्रोता दोबारा, सुनते बार। और अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं इस गीत की कि काव्य ऋषि गीत गजलों के कुंवर कहते उन्हें बाबा, काव्य ऋषि गीत गजलों के कुंवर कहते उन्हें बाबा, और बसे श्रोताओं की आंखों में बनकर वो सितारा थे, बसे श्रोताओं की आंखों में बनकर वो सितारा थे, सलिल शीतल सुकोमल अति धवल जैसे कि पारा थे। तो ये गीत मैंने उनके स्वर्गवासी होने के बाद बहुत ही सुंदर सर, जैसे आपने कहा सर उनको गीत ऋषि कहा जाता था और बड़ी ही विनम्रता के साथ वो अपनी बातों को रखते थे। मैं अभी इस बार जो 2020 में कवि सम्मेलन 2021 का जो कवि सम्मेलन हुआ था, अब की बार लाल किले की बजाय वो हिंदी सभागार में हुआ था सर, ITO के पास। तो उसमें वो भी थे, उसका संचालन जो है पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी ने किया था, दिनेश रघुवंशी जी। तो मैं भी उस कार्यक्रम में श्रोता के रूप में गया था सर, तो मेरी मुलाकात वहां हुई थी, उनके साथ मैंने पिक्चर भी क्लिक करवाई थी सर। बहुत ही जो आपने कहा अच्छे इंसान थे सर, बहुत अच्छे कवि थे, और हम जैसे नवोदित कवियों को आगे बढ़ने के लिए आपकी तरह वो प्रेरणा देते थे। बिल्कुल सबको प्रेरणा, और वो इतना सम्मान भी करते थे अपने कवियों का कि मैं मंच पर उनके साथ कई बार कविता पाठ किया, तो वो जब भी उनका कविता पाठ का अवसर आता था तो वो मुझसे कहते थे कानपुरी जी क्या सुनाऊं। अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो जो है जहां से शुरू हो जाएंगे वहीं बाहर आ जाएगी, आपकी तो हर कविता हर गीत हर गजल लाजवाब है, आप कहीं से भी शुरू हो जाए। लेकिन देखिए उनकी सरलता सहजता थी कि वो मुझसे कई बार उन्होंने ऐसा किया जब भी मैं मंच पर उनके साथ रहा कि कानपुरी जी क्या सुनाऊं। जी सर, तो ये उनका एक बहुत सुंदर गुण था सर। मुझे लगता है सर विनम्रता, वो कहावत है ना, विद्या ददात विनयम विनयाद्यात पात्रता। जी जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि मतलब इतना आदमी बुद्धिमान ज्ञानी होगा सर, उतना ही वो नम्र होगा। उसका एक उदाहरण आप भी हैं, और उदाहरण हमारे कुंवर बेचैन सर हैं, हमारे डॉक्टर दिनेश रघुवंशी सर हैं। सर चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हमारे पास है जो दर्शक जानना चाहेंगे उसे। अगर क्योंकि सर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मैसेज दिखता तो मैं दर्शकों से क्वेश्चन भी लेता, लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। तो सर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबकी तरफ से है सर, कि जो आजकल सभी लोग चाहते हैं कि मैं कवि बन जाऊं, मेहनत ना करनी पड़े, दूसरों की कविताएं, बड़ा ट्रेंड चल रहा है, दूसरों की कविता लोग अपना नाम देके पढ़ देते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। वो बस चाहते हैं कि मैं बिना मेहनत किए ही युवा मतलब अच्छा कवि बन जाऊं, लोकप्रिय हो जाऊं, ज्यादा चार्ज करूं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके निगाह में क्या है कि ऐसा कौन सा मंत्र है या ऐसे कौन सा आप ज्ञान देना चाहेंगे कि जिसको फॉलो करके वो बिना कुछ बेईमानी के, बिना कोई ज्यादा गलत किए हुए मेहनत करके वो कवि बन जाए, किसी दूसरे की कविता ना पढ़ें सर? मतलब ये हमारे जैसे युवाओं के लिए आप, क्योंकि आपकी बात लोग मानेंगे, आप हमारे जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, तो आपका क्या संदेश है हमारे जैसे युवाओं के लिए कि क्या करें कि हम लोकप्रिय? सर हाँ, एक बात में सर भूल गया, आपने जो बीच में मैंने आपसे पूछा था कि लोकप्रियता का क्या पैमाना है, तो आपने उसका जवाब दिया था मुझे। डॉक्टर DM मिश्रा जी हमारे सुल्तानपुर के, शायद वो हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, उन्होंने यही कहा था कि विकास जी मैं जनवादी कवि हूँ, लोकप्रिय कवि नहीं हूँ। लोकप्रिय तो हीरो होते हैं, मैं जनता के दिल में उतरता हूँ। कभी हमेशा जनवादी होता है, कभी कभी लोकप्रिय नहीं होता, क्योंकि लोकप्रियता तो हीरो सलमान खान, शाहरुख खान को है, हम लोग उस टाइप के लोग नहीं हैं। तो आपसे मैं वो जो आपने कहा था वो मैं भी, तो मैं वही आपकी बात को मुझे अचानक याद आ गया कि सर आप लोग जनवादी कवि हैं, जनप्रिय हैं, ना कि लोकप्रिय हैं। लोकप्रियता अलग चीज है सर। तो वही मैंने कहा, आपका क्या संदेश है सर? मेरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी सर, लेकिन आपका क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जैसे युवाओं को सर? देखिए
आजकल कवियों की मैंने जैसा कि व्हाट्सएप में और फेसबुक में देखा है, कवियों की बड़ी भरमार सी हो गई है। लेकिन मैं सच्चे अर्थों में मैं सुनता भी हूं और उनको पढ़ता भी हूं, तो मेरा अपना ये निष्कर्ष है कि 100 में 80 ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं अनगढ़ हैं। उनमें थोड़ा बहुत भाव अभिव्यक्ति तो है, लेकिन कविताओं में अनगढ़ता बहुत है। मेरी राय है कि या तो आप अतुकांत छंद मुक्त कविताएं लिखिए, और अगर आप छंद प्रधान कविता लिखते हैं, आप कहते हैं मैं मुक्तक सुना रहा हूं, आप कहते हैं मैं गजल सुना रहा हूं, आप कहते हैं मैं गीत सुना रहा हूं, तो गीत में गीत होना चाहिए। गजल है तो गजल होनी चाहिए, अगर मुक्तक है तो मुक्तक होना चाहिए। और ये सब छंद विधान आते हैं, तो आप जिस विधा में लिखते हैं उस विधा का जो छंद विधान है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आजकल ज्यादातर ऐसे कवि हैं जो लिख तो रहे हैं लेकिन उन्हें छंद का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनकी कविताओं में जो कमियां होती हैं उनको खुद नहीं पता होता है कि इसमें कहाँ कमी है। अच्छा, व्हाट्सएप और फेसबुक में एक फैशन है, वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। तो ऐसे अनगढ़ कवियों को भी ये भ्रम हो जाता है कि मैं तो बहुत अच्छा कवि हूं, मेरे तो बहुत सारे प्रशंसक हैं, मेरे तो बहुत सारे फॉलोअर हैं। लेकिन ये जो प्रशंसकों की भीड़ है वो ऐसे लोग हैं जो कविता से जिनका कोई लेना देना नहीं। सच्चे अर्थों में जो कवि है वो अगर आपकी कविता में कविता होगी तभी उसकी सराहना करेगा। मैं कभी निरर्थक इस तरह की कविताओं में की सराहना नहीं करता हूं, बल्कि मेरे स्वभाव में है। मुझे स्नेही जी ने जो एक स्नेही जी से एक दिशा मिली है, वो बहुत बड़े इस्लाहक थे, मार्गदर्शक थे। वो थोड़ा सा संस्कार उनका मेरे अंदर भी है। मैं जब किसी की कविता पढ़ता हूं फेसबुक में या व्हाट्सएप में, तो अनगढ़ता होती है तो मैं 2-4 पंक्तियां शुद्ध करके लिख देता हूं और उनको ये संदेश देता हूं कि आप थोड़ा लिखिए लेकिन अच्छा लिखने का प्रयास करिए। अगर सच्चे अर्थों में आपको कवि गौरव हासिल करना है, आपको एक अच्छे कवि के रूप में प्रतिष्ठित होना है, आप चाहें कि हमारा जो है साहित्यकारों में एक प्रतिष्ठित नाम हो, तो देखिए कविता जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। ये सृजन जो है ये एक साधना है। इसके लिए लिखने से ज्यादा अध्ययन करना जरूरी है। आप दूसरे साहित्यकारों को भी पढ़िए, कुछ अध्ययन करिए, और जिस विधा में लिख रहे हैं उस विधा की जानकारी, उसका छंद विधान जो है वो जरूर आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप सही कविता कभी लिख नहीं सकते। बाहर बाहर लोग चाहे कितनी आपकी वाहवाही करें, लेकिन आप एक प्रतिष्ठित कवि की पहचान नहीं बना सकते। तो मैं तो चाहता हूं कि जितने रचनाकार हैं वो कविता से जुड़े, कविता को समझें, कम लिखें लेकिन अच्छा लिखने का प्रयास करें। बिल्कुल सर, मुझे मालूम था कि ये प्रश्न मेरा पूछने का मतलब यही था सर, क्योंकि मैं भी जैसे आपने बोला ना कि बहुत भ्रामक लोग हैं वो, और जैसे मैं देखता हूँ, मैं पढ़ कुछ रहा हूँ लेकिन जो श्रोता जुड़ते हो क्या करते हो, वाह वाह बड़ी सुंदर प्रस्तुति। तो हम लोग क्या होते हैं सर, मंत्र उसको क्या बोलते हैं सर, उसकी हिंदी नहीं आ रही है, कि बहुत जल्दी मतलब अपने आप को ये मान लेते हैं, इसको भ्रामक शब्द तो होता ही है, मतलब मंत्र मुग्धता हो जाते हैं। मंत्र मुग्धता नहीं होनी है, नहीं वो एक गलत फहमी हो जाती है कि हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर कि जो रहीमदास की दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, आपके आलोचक नावल की समालोचक जरूर होने चाहिए। अंजनी द्विवेदी सर है जो संस्थापक जी हैं, हमारे अंजनी द्विवेदी सर हैं, जैसे मैं कुछ गलतियां करता हूं तुरंत मुझे टोकते हैं, मैं इनको कहता हूं बिल्कुल सर आप बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि समालोचक होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अगर आप आलोचक हैं तब भी आप तो हम आपके अगर शुभचिंतक हैं तो आपकी कविता में कहीं कमी है तो हमें संकेत भी करना चाहिए, और अगर नहीं आपसे संभव है तो हम उसमें सुधार भी करें और आपको बताएं भी कि कहाँ कमी है। और तभी जो है सच्चे अर्थों में वो
शुभचिंतक होता है कोई व्यक्ति जो सही दिशा किसी को दे। अगर गलत दिशा में जा रहा है और कहे वहां बिल्कुल जाइए, ये बिल्कुल सही रास्ता है, तो वो तो जाके कहीं न कहीं भटक जाएगा, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। और यही आजकल ज्यादातर हो रहा है। बिल्कुल सर, साक्षात्कार आपसे लेने का, चूंकि इतने अनुभवी लोगों से यही सब बातें शेयर करने के लिए ही तो हमने आपसे समय मांगा था सर। नहीं, मैं तो वैसे ही अखिल भारतीय काव्य मंच का और खास करके प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी और आप सबका मैं बड़ा आभारी भी हूं कि आप लोग इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं, अपने जीवन का बहुत सारा समय इसमें जाया कर रहे हैं, जाया नहीं कर रहे हैं बल्कि सदुपयोग उसका कर रहे हैं। आप इस समय को दूसरे काम में भी लगा सकते हैं, और यही मैंने भी जीवन भर किया है। मैं घर के लिए जो जरूरी होता था वो तो सब मैं करता था, लेकिन मेरा ज्यादा से ज्यादा समय साहित्य सेवा, समाज सेवा में ही जाता रहा है। और इसके बाद भी लोग मुझसे कहते थे कि कानपुरी जी, आप इतनी भागदौड़, इतने आयोजन भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, घर परिवार को भी देखते हैं, और फिर भी आप लिख कैसे लेते हैं? मैंने कहा ये माँ वाणी की कृपा, ये चलते फिरते मेरा लेखन होता रहता है, उठते बैठते। बिल्कुल सर, मैं आपसे सहमत हूँ। ये समस्या सबके साथ होती है सर, हम लोग को भी घर मतलब पारिवारिक और साहित्यिक दोनों में तालमेल बिठाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जब माँ सरस्वती की कृपा होती है तो लेखनी अपने आप चलती है। सर मैं 2 पंक्तियां कहूंगा इसी के लिए कि मैं अगर केवल विकास मिश्रा होता, नौकरी कर रहा होता, शायद मैं आपका इंटरव्यू भी नहीं ले रहा होता और आपका इतना स्नेह नहीं मिलता। सर दिनेश रघुवंशी जी की पंक्तियां हैं कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है, जिनको शोहरत कलम से मिलती है। और सर उसका एक जीता जाता उदाहरण आप ही है सर, क्योंकि अगर मैं भी आपका साक्षात्कार ले रहा हूं, अखिल भारतीय काव्य मंच के सागर जानता हूं, तो सागर बनने के लिए निश्चित तौर पे मेरी कलम ही मेरा साथ है, इसलिए मैं साहित्यकार का सम्मान करता हूं सर। सर क्वेश्चन और भी है, लेकिन एक पंक्तियां मैं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे लगता है आज नेता के ऊपर पढ़ना चाहिए। 2 पंक्तियां हैं तो चाहूंगा श्रोता जो कुछ नाम ले लेता हूं सर। मैं देख रहा हूं कि अभी भी सर शुरू से ही हमारे स्नेही शैलेंद्र मोहन शुक्ला सर अभी तक जुड़े हुए हैं, अशोक मिश्रा जी, प्रमोद मिश्रा, निर्मल जी जो कि बड़े साहित्यकार हैं, सोहन लाल शर्मा जी एक अच्छे श्रोता, एक अच्छे कवि राजस्थान के हैं, और डॉक्टर स्वरूप शास्त्री जी, अंजनी द्विवेदी जी, सत्यनारायण तिवारी जी, ममता बारोट जी, प्रिया शुक्ला, प्रिया श्रीवास्तव जी, ऐसे बहुत से लोग हैं सर। थोड़ा बीच बीच में मैसेज कम दिख रहे हैं। तो सर मैं कहने वाला था कि अभी भी सर हमें 12 लोग अभी भी देख रहे हैं, बीच में 18 लोग भी गए थे। सफेद कुर्ता, सफेद पाजामा, सिर पर गांधी टोपी डाली, आ गए हैं मेरे देश के नेता, जनता पीट रही है ताली, चेहरे पर इनके रहती मुस्कान, बढ़ा देती जो इनकी शान, मन के अंदर क्या चल रहा है ये बात कोई कोई सका न जान, सादगी का है भाषण देते, 5 स्टार सा जीवन जीते, रहते हैं सिक्योरिटी में सदा, कभी कभार ही दर्शन देते, आ जाओ सम्मान करें हम मिल सारे, गुणगान करें हम, इनकी दुश्मनी महंगी पड़ती, दंडवत प्रणाम करें हम, दंडवत प्रणाम करें हम। ये मैं नेताओं का एक 2 पंक्तियों में चित्रण कर रहा था सर। जी चूंकि जल्दबाजी में कई बार गलती हो जाती है। आप चूंकि सर अभी 1-2 मेरे क्वेश्चन और हैं बीच में, मैं प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी सर अगर मेरी बात सुन रहे हैं सर तो आप अंत में आप जरूर जुड़िए, और धन्यवाद, चूंकि हमारा आपका पहले भी वादा हुआ था कि थोड़ा समय विलंब हो गया, हमने आपको 750 तक कहा था, अभी तो 840 हो गए हैं, लेकिन फिर भी सर अगर आप मेरी बात भी सुन रहे हैं, और शायद मैंने लिंक आपको शेयर, अभी भी समस्या है कि मैं बाहर जाके लिंक, शायद उसे लिंक मैंने दोबारा शायद नहीं भेजा है, इसलिए अंजनी सर शायद नहीं जुड़ पाएंगे, मुझे भी याद नहीं है मैंने उनको दोबारा वाला लिंक दिया नहीं। चलिए सर मैं वही कोशिश करता हूं, मैं पहले आपको 1-2 क्वेश्चन और पूछता हूं सर आपसे। मैंने देखा है सर कि आप जैसे, मुझे अभी भी याद आता है कि जैसे हम जैसे लोगों को आपने नोएडा में कार्यक्रम था, मैं कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा, तो आपने मुझे बुलाया, जैसे मैं सर आपको भी पता है कि कोरोना में ही कवि के रूप में आया हूँ, उसे 2-2 लाइनें शायरी वारी लिखता था, माइक पे बोलने का मुझे शुरू से ही शौक था सर, लेकिन कवि के रूप में बस 1-2 साल से जुड़ा हूँ अखिल भारतीय काव्य मंच से जुड़ने के बाद। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम में मुझे ऑफलाइन मौका मिला था, एक प्रेस का कार्यक्रम था टाइम इंडिया का, उसमें मैं गया था, और एक कार्यक्रम और भी हुआ था उसमें, वो उसके बाद जब मुझे आपने कहा विकास जी आपको मैं बुलाता हूं, तो सर मुझे
ये लगा, हम अंजनी सर से हमेशा ये बात करते थे कि बाबा कानपुरी सर तो इतने बड़े कवि हैं मेरे जैसे, तो क्यों बुलाएंगे, लेकिन वो जो आपका इसमें जो आपने बोला कि वही आपकी सरलता का मूल मंत्र, जिससे हम लोग के दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है। साक्षात्कार हम लोग बहुत लोग का करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था अगर हम आपको अपने इस मंत्र पर, चूंकि आप कवि के रूप में 2 बार आए, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है सर, वो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब मैं कवि के रूप में आमंत्रित करूं, तो मुझे लगा नहीं, साक्षात्कार एक ऐसा ट्रिब्यूट है हमारे लिए, एक ऐसा सम्मान है जिसके माध्यम से हम अपने दिल की बातें आप तक पहुंचा सकते हैं। सर मेरा जो अंतिम क्वेश्चन था कि अखिल भारतीय काव्य मंच, जैसे आप भी खुद ये महसूस करते भी हैं और मानते भी हैं, मैंने अभी कल के हमारे लाइव में सर 80-85 लोग जुड़े थे, सत्यम आनंद जी आए थे सर, उसमें 390 लोग 400 लोग जुड़े थे, और सर ऐसे नॉर्मली हम लोग का सर 50-50 लोग जुड़ते हैं। सर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी कई सारे संस्थाओं के अध्यक्ष, संस्थापक, मंत्री रहे हैं, मैंने जो आपका अभी आज पढ़ा था उसमें मैंने देखा था सर कि आप उत्तर प्रदेश समाज दिल्ली नोएडा के सांस्कृतिक मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष, सूर्य संस्थान की प्रचार मंत्री, पर्यटन मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य, संस्कार भारती मेरठ के साहित्य विधा प्रमुख, भारत संचार निगम लिमिटेड में तो आप पर्यवेक्षक ही थे। ऐसे मतलब बहुत सारे चीजों से आप जुड़े हैं सर। पुरस्कार भी मैंने आपके बारे में पहले भी बताया। आप भूगोल, सर मुझे अभी यहाँ एक क्वेश्चन मेरा सर जो दिमाग में खटक रहा था कि आपने भूगोल से एमए किया, बीएड किया, उसके बाद आपका हिंदी में इतना रुझान क्यों? अगर आपने हिंदी से एमए नहीं किया तो कैसे सर भूगोल से सीधे आप हिंदी साहित्य? ये आपकी प्रिय विधा है हिंदी साहित्य, या आपको अचानक लगा कि नहीं मुझे हिंदी भूगोल से, मैंने केवल पढ़ाई किया, मुझे हिंदी में ही जुड़ना है? मतलब एक छोटा सा प्रतिक्रिया सर। नहीं, देखिए, मैं मूलतः हिंदी भाषी हूँ। हिंदी भाषी व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होगा, उसकी हिंदी तो ठीक ही होगी। और मैंने इंटरमीडिएट तक हिंदी पढ़ी है, और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन करने लगा तो चूंकि मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं था, किसी ने हमें गाइड नहीं किया कि किस विषय से पढ़ें तो आगे चल के भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो फिर थोड़ा सा ये भी मन में आया कि मुझे नौकरी करनी है, कोई आगे बढ़ना है, तो कौन सा विषय उपयुक्त रहेगा। तो मैं आर्ट साइड का विद्यार्थी था, तो मुझे लोगों ने बताया कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो है, ये 2 सब्जेक्ट आर्ट साइड में महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी नौकरी में भी सहायक रहेंगे। तो मैंने ग्रेजुएशन में संस्कृत, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 3 विषय लिए, और अंग्रेजी जो है वो जो जनरल इंग्लिश होती वो लिया। हिंदी बिल्कुल नहीं ली। लेकिन जन्म से मेरे संस्कार थे, मुझे काव्य सृजन की प्रेरणा बचपन से ही मिल गई थी, और इंटरमीडिएट तक मैंने हिंदी पढ़ी है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरा काव्य सृजन लगातार चलता रहा, और लेखन के साथ जो मैं अध्ययन करता रहा, पढ़ता रहा साहित्यकारों को, उससे मेरी भाषा शैली सब जो है वो उसमें सुधार आता रहा है। मुझे कोई भी मेरी कविता पर सुन करके, जब मैं साहित्यिक कविताएं करता हूं, तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि इन्होंने तो हिंदी से ही एमए किया होगा, हो सकता पीएचडी भी कर रखी हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस ये है कि मैं मूलतः हिंदी भाषी हूँ, और बाकी माँ सरस्वती की कृपा है, इसलिए मेरी हिंदी भी सही है, कविता में मेरी अच्छी पकड़ भी है, छंद विधान की भी मुझे बेसिक जानकारी। मैंने छंदों पर कोई रिसर्च नहीं की है, न बहुत व्यापक अध्ययन किया है, लेकिन जो प्रचलित छंद विधाएं हैं उनकी मुझे जानकारी है, और मैं उन्हीं में लिखता रहता हूँ। मैं अनावश्यक ये नहीं प्रयास करता कि जितने भी छंद हैं उन सभी में लिखूं। और मेरी सबको सलाह भी यही है कि आप 2-4 छंद चुन लीजिए, जो आपको, जिनकी छंद विधा आपको सही समझ में आ जाए, उन्हीं में लिखिए। और उसके बाद अपने आप ही वो काव्य सृजन बढ़ता रहेगा, अन्य विधाओं में भी आपका दखल बढ़ता रहेगा। लेकिन एक साथ बहुत सारी नाव में पैर रखेंगे तो क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, टांगे फटेगी सर, और क्या होगा। हाँ, तो आजकल ज्यादातर जो कवि हैं वो यही कर रहे हैं कि वो बहुत सारी छंद विधाओं में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस छंद की जो विधा है, उसका जो शिल्प है, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये एक कमी है। जी सर, मैंने सर जो आपके बारे में पढ़ा सर, कि जैसे आपने खुद भी बताया था कि आप 4-5 क्लास, 4 चौथी या 5वीं क्लास से शुरू किए थे, लेकिन आप जब हाई स्कूल
में ही आप थे, तभी आपको कवि के रूप में पहचान मिल गई। और सर हाँ। जहां तक मैंने पढ़ा था सर आपको कि 26 जनवरी 1971 में आपके ही जिले में एक कार्यक्रम रामबाग नर्मदेश्वर इंटर कॉलेज में हुआ था, जिसमें आपको एक बड़े कवि थे जिन्होंने आपको मौका दिया, और उसमें आपने राष्ट्रीय कवि के रूप में, मतलब राष्ट्रीय कवियों के बीच में कविता पाठ किया, जिसमें आपको 27 रुपए पुरस्कार मिला था सर, कैश के रूप में, जबकि उस समय मजदूरी 1 रुपए हुआ करती थी। ये सब मैंने पढ़ा सर आपके बारे में आज। तो और जैसे आपने ये भी बताया सर कि आपका कोई ऐसे, जैसे लोगों के काव्य गुरु होते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, तो आपने इस तरह कोई काव्य गुरु नहीं बनाया, लेकिन आपने बताया कि जो एक आपके मास्टर साहब थे सीताराम सिंह जी, उन्होंने ही आपको प्रेरित किया, उन्होंने आपकी काव्य प्रतिभा को पहचाना, तो उन्होंने को लगा कि हाँ आप एक अच्छे कवि बन सकते हैं सर। तो उन्होंने, जो कि इसलिए उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं सर, क्योंकि गुरु ही ऐसा होता है जो शिष्य को पहचानता है, क्योंकि हीरा कहीं पड़ा होता है लेकिन जौहरी उसको पहचानता है, उसको लाके रखता है, उसके बाद वो बिकता है। ऐसे अगर घूर में पड़ा होता है हीरा तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब जौहरी पहचान लेता है, उसको लाके शोरूम में रखता है, तो वही कीमती हो जाता है। उसे प्रतिभाएं तो भारत देश में बहुत फैली हुई हैं, लेकिन जो गुरु जी थे जिन्होंने आपको पहचाना और एक कवि के रूप में पहचान दिलाई, निश्चित तौर पे मैं उन गुरु को भी प्रणाम करता हूं सर। और जो सबसे बड़ी बात है सर कि मैंने ये भी पढ़ा कि आप पहले छंद लिखते थे, लेकिन पहले आप आध्यात्मिक भी लिखते थे, फिल्मी गीत भी लिखते थे, लेकिन उन्होंने ही आपको सलाह दी थी कि आप शाश्वत रचनाएं लिखिए, जिसका भविष्य जो है बड़ा दीर्घकालिक होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो, मतलब आपके प्रति जो प्रेम था, जो विश्वास था, उसको शायद उन्होंने पहचाना था, और आपने उनके विश्वास को पूरी तरह साबित भी किया है, और आज आप खुद को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवि के रूप में पहचाने जाते हैं, और आपकी सरलता, आपकी विद्वत्ता ही आपकी पहचान है सर, और भगवान करे ऐसी बनी रहे, और आपका स्नेह हम लोगों को मिलता रहे। जी जी। और सर एक दो नाम और लूंगा सर, जैसे मैं देख रहा हूँ कामता प्रसाद वाजपेयी जी के संपर्क में आप आए थे, उनसे आपने कुछ छंदों की बारीकियां सीखी थी, और जैसे आपने नाम लिया था शायद मलिक जावेद जी ने आपको शायर और गजल के रूप में भी आपकी सराहना की थी, पीपी श्रीवास्तव जी का भी सानिध्य आपको मिला, और डॉक्टर कुंवर बैचेन जी के साथ, हाँ मुझे कुंवर बैचेन जी ने आपके बारे में कोट किया था, मैं पढ़ रहा था सर, उन्होंने कहा था कि जब वो आपके बारे में पढ़ रहे थे, कोई किताब उनको आपने दिया था, छप्पर बोलता है, उससे पहले वो आपको हास्य व्यंग्यकार समझते थे, लेकिन जब आपकी उन्होंने गजलें पढ़ी तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था ये बाबा कानपुरी जी इतनी अच्छी गजल लिख सकते हैं। ये मैंने उनका, आपके बारे में काफी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, तो कुंवर बैचेन जी ने ये कहा था कि जब मैं पढ़ता गया, दर पेज में खोलता गया, तब मुझे पता लगा कि बाबा कानपुरी जी कोई हास्य व्यंग्य के कवि नहीं, एक बहुत ही सुलझे हुए गजलकार है, जिनकी एक एक पंक्तियां सही मात्रा में, सही छंद में, सही विधा में थी। तो ये सब मैं सर इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये आपसे पूछूं, जो मुझे पता है वो मैं खुद ही बता रहा हूं सर, लेकिन आपके लिए सर मुझे एक पंक्तियां याद आ गई, उन सबके लिए मैं कहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर ताबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो आपने खुद अपना रास्ता किया, मुझे लग रहा है अंजनी सर नहीं जुड़ पाएंगे सर, क्योंकि मैंने शायद उनको लिंक दोबारा वाला शेयर नहीं कर पाया हूं, क्योंकि जल्दबाजी में मुझे पेज से आने के चक्कर में। सर चलते चलते एक मतलब आपसे कुछ एक दो लाइनें जरूर सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैंने अभी इसको मतलब बनाया था, वो मैं सुनाना चाहता हूं सर, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे आजकल पता सर कि हम लोग भी नौकरी करते हैं, तो ऑफिसों में क्या होता है, बाबुओं की बड़ी चलती है, और घर में जो है, तो उसके एक व्यंग है सर, क्योंकि आप हास्य व्यंग के कवि हैं, तो व्यंग को आप पहचानेंगे, और मैं चाहता हूं श्रोता अभी भी सर, हमारे 12 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, तो कहूंगा कि सर वो साहिब के चहेते हैं उनकी खूब चलती है, वो साहिब के चहेते हैं उनकी खूब चलती है, बाबू खौफ खाते हैं जनता उनसे डरती है, देकर नौकरी का झांसा अपने हाथ रंगते हैं, फौरन भेज के वादे वो दौलत में उतरते हैं, हमें नीचा दिखाने को जहां पर खिचड़ी पकती है, वहां हम बेबसों की दोस्तों कहां दाल गलती है, जमाना कैसा आया है मचा अंधेर है हरसू, दबंगई यहां चलती है सराफत हाथ मलती है, दबंगई यहां चलती है सराफत हाथ मलती है। तो ये सर एक व्यंग था कि आजकल ऐसा ही जमाना है। और सर मैं अंतिम में आपसे चाहूंगा कि चलते चलते आप एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले सर आप प्लीज एक दो मुक्तक कुछ, या कोई, जैसे आपने सर एक शंकर भगवान का, मैं जब आपके साथ नोएडा में वो कवि सम्मेलन में गया था, ऑफलाइन था सर, उसमें आपने शंकर भगवान के ऊपर एक वो पढ़ा था, स्तुति पढ़ी थी, अभी आप शायद अयोध्या में गए थे, आपने वहां भी पढ़ा था, तो सर ऐसा कोई प्रसंग, आप ऐसा कोई मतलब बात सुनाई जिससे लोगों को हंसी आए, क्योंकि आप हास्य व्यंग्य के भी कवि हैं, तो कुछ ऐसा सुनाए कि लोगों को हंसी भी आ जाए, फिर हम एक क्वेश्चन पूछ के इस कार्यक्रम को आज बाइंड अप करेंगे।
हाँ, तो चूंकि मूलतः मेरी विधा हास्य की रही है, पहचान हास्य की रही है, तो मैं कुछ हास्य से आपको जोड़ना चाहूंगा। जी आपने स्वागत है सर। राजनेताओं पर कुछ व्यंग किया था। मेरी एक ऐसी शैली है कि मैं किसी पर मेरी बहुत सारी हास्य कविताएं हैं जिनमें मैंने लोगों की तारीफ की है और लोगों को लगता है कि मैं उन पे व्यंग कर रहा हूं और मैं उनकी तारीफ करता हूं। जैसे कि देखे, खादी पर मेरे दो छंद हैं, कुंडलिया छंद। जी सर। जी सर। मैं व्यंग तो कविता में है, लेकिन मैं तो तारीफ में बात करता हूं कि खादी में गुण बहुत हैं, सदा पहनिए अंग, और है सफेद तो क्या छुपे इसमें सातों रंग। और इसमें सातों रंग दाम की है या सस्ती, और सभी जगह है मान, नगर हो अथवा बस्ती। तो बाबा कवि बर्राए सुनो हो भौतिकवादी, बर्बादी से बचो मंगाकर पहनो खादी। वाह बर्बादी वाह। से बचो। लेकिन खादी अब सस्ती नहीं रही। उसका दूसरा रूप देखें कि खादी अब सस्ती नहीं है कि खादी के अब बढ़ रहे दिन दिन दूने रेट, इसके अंदर छुपे हैं भारी भरकम पेट। और भारी भरकम पेट देश के काले धंधे, भ्रष्टाचारी चोर बाजारी के हथकंडे। तो बाबा कवि बर्राए चढ़ी जो तन में बादी, उसे छुपा लेती है ये बापू की खादी। उसे छुपा लेती है ये बापू की खादी। और मैं अच्छे राजनेताओं पर दो दोहे आपको सुनाता हूं। अच्छे राजनेता की क्या पहचान? कि कथनी करनी है नहीं जिसकी एक समान। कथनी करनी है नहीं जिसकी एक समान, अच्छे नेता की यही है असली पहचान। और वादे करके भूलना जिसका सहज स्वभाव, वही बड़ा नेता उसे दुनिया देती भाव। वही बड़ा नेता उसे दुनिया देती भाव। तो ये मेरी अपनी शैली है व्यंग में। बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छी। देखिए सर, अब हमारा कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे हो गया, फिर भी सर अभी 15 लोग जुड़े हुए हैं सर। इस कार्यक्रम की सफलता का यही मूल मंत्र ये है। स्वाभाविक है, और बिल्कुल। सर मैं प्रमोद मिश्रा, निर्मल सर, ममता बारोड़ जी, स्नेही सर अभी तक जुड़े हुए हैं, अशोक मिश्रा जी, अंजनी सर, रूपचंद प्रमोद शास्त्री सर, मिश्र सोहन लाल सर। प्रमोद जी मिश्र सर। निर्मल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और हमारे जी सर। सहयोगी भी रहे हैं। स्नेही मंडल में वो संगठन मंत्री के रूप में भी काम किया है उन्होंने, और उनका जी सर। हमारे साथ बड़ा लगाव रहा है। आज भी वो बैंक में थे, वहां से सेवानिवृत्त हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। हम नोएडा में हैं, बराबर हमारे संपर्क में रहते हैं। और जी स्नेही सर, शैलेंद्र मोहन जी के विषय में तो मैं पहले ही आपने बता चुका बताया हूँ। है। जी सर। ममता हाँ, बारोड़ जी सर हमारे अखिल भारतीय काव्य मंच की सबसे समर्पित कार्यकर्ता हैं, सबसे समर्पित पदाधिकारी हैं सर। बिल्कुल अब बिल्कुल। चूंकि सर मुझे पता है काफी विलंब हो गया सर, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीजें बची रह जाती हैं, फिर कभी आपको आमंत्रित करेंगे सर। बस चलते हम्म चलते सर, मैं अंतिम क्वेश्चन जाना, कुछ आप हमारे श्रोताओं के लिए, अखिल भारतीय काव्य मंच के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं या इस साहित्य के प्रति समर्पित हैं, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, फायदा कुछ नहीं मिलता, कहीं कहीं परिवार के से भी सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको समय, जो 2 घंटे हम इसमें समय देते हैं वो हमें परिवार को देना चाहिए। तो आप एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे कि जो लोग पटल चला रहे हैं वो ऐसा क्या करें, कैसे कॉम्बिनेशन बना के चले? आप हम जैसे लोगों के लिए, पटल संस्थापकों के लिए, पटल संचालकों के लिए, चूंकि आपके पास अनुभव है और आप बहुत सारे पटलों के पदाधिकारी रहे हैं, आप और ऑफलाइन, चूंकि आप ऑनलाइन पे ज्यादा नहीं, आप ऑफलाइन ज्यादा कार्यक्रम कराते थे, लेकिन चूंकि आजकल समय ऐसा है कि ऑनलाइन कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, जी तो जी। आपका, आपके दो मधुर वचन उपयोगी होंगे हम जैसे लोगों के लिए। चलते चलते सर, आपके उस बात के बाद हम एक मुक्तक पढ़ के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी सर, स्वागत है। दरअसल ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप लोग कर रहे हैं। जी सर। अखिल भारतीय काव्य मंच के माध्यम से जो आप लोगों को दिशा दे रहे हैं,
कवियों को जोड़ रहे हैं, उनको अवसर दे रहे हैं। जो अचर्चित लोग हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जिनको हम लोगों ने कभी सुना नहीं है, जो ज्यादा चर्चा में नहीं है, जो कहीं छपते छपाते नहीं है, उन सबको भी सुनने का अवसर मिल रहा है। और ये सब आपके इस पटल के माध्यम से, या फेसबुक पेज कह लें चाहे पटल कह लें, मतलब अखिल भारतीय काव्य मंच के माध्यम से ये जो कुछ आप समाज के लिए कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है। हाँ, मैं एक संदेश जरूर दूंगा कि आप यस सर, जो ये मिशन चला रहे हैं ये तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन कविता के प्रति भी सजगता बनाए रखें। जैसा कि मैंने दूसरों के लिए कहा है वो मैं आपके सबके लिए भी, चाहे ममता बारोद जी हो चाहे आप हो, अंजनी कुमार द्विवेदी जी को तो कुछ कहना, दीपक को, सूरज को दीपक दिखाना, वो तो कविता की हर छंद विधात में माहिर हैं। उनका मार्गदर्शन आप सब लेते रहें, उनके इस आयोजन में भी अपना सहयोग देते रहें और उनसे मार्गदर्शन लेते रहें। और मैं भी कहीं अगर आपके इस मिशन में काम आ सकूं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल आपका चाहूंगा मार्गदर्शक कि आप सर हमेशा देते भी हैं सर, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमेशा बिल्कुल मार्गदर्शन देंगे सर, और हम आपका और मार्गदर्शन लेंगे सर। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप जितनी ये साहित्य सेवा कर रहे हैं उसी के साथ एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में आपकी पहचान बने, और उसमें जहां भी कहीं आवश्यकता होगी मैं उपस्थित हूं आप सबकी सेवा में। बिल्कुल सर, ऐसा विश्वास है सर, आपकी इन बातों से काफी संबल मिलता है सर, और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं सर कि न केवल एक पटल संस्थापक की हैसियत से बल्कि एक अच्छे साहित्यकार के रूप में भी जरूर पहचान बनाएंगे सर। और सर चलते चलते एक मुक्तक के साथ बात को खत्म करेंगे, चूंकि एक सारगर्भित बात है कि वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। और सर इसके बाद एक बात कहके हम बाइंड अप करेंगे कि भगवान हम सब कुछ भी नहीं है सर। सारा जैसे आपने बोला कि कविता करने की प्रेरणा भी मां सरस्वती हमें देती हैं, जब कलम उठती है तो अपने आप। मैंने तो सर एक 5 मिनट के अंदर ही अपने पिता के ऊपर, जो मैंने वहां सुनाया था सर आपके कार्यक्रम में जब मैं गया था, वो मैंने 5 मिनट के अंदर अपने पिता के को याद किया, वो स्मृति शेष है, और मैंने उनके सम्मान में 4-5 लाइनें लिखी हुई, कविता बन गई, और कविता मैंने पढ़ी, अच्छी लगी, और लोगों ने भी कहा हाँ बिल्कुल आपने दिल की भावनाएं लिखी हैं। तो मैं कहूंगा कि सर भगवान इस जीवन की इस चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवट है, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं, क्या सोचे कि आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं, ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं, चाहे जितना भी जतन करे, भरने का दामन तारों से, झोली में वही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं, जो तेरे नाम के दाने हैं। और इसी के साथ सर हम, कोई गलती होगी आप क्षमा करिएगा सर, क्योंकि अभी बहुत ही अल्पज्ञ हैं, बहुत ही अकिंचन है सर। तो चूंकि ये कार्यक्रम हम लोगों ने नया शुरू किया था, साक्षात्कार विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने अभी तक 10 से 12 अच्छे लोगों को, जिनका हम सम्मान करते दिल से, हमने सर कभी इस पे फोकस नहीं किया कि हम बड़े लोगों को बुलाएं। हमारा अंजनी सर का फोकस ये रहा है कि जो हमसे जुड़े हैं और जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन हमें अपने दिल की बात उनसे करनी है, उनकी बात सुननी है, और एक सम्मान देने का जो तरीका होता है साहित्यकार का, वो साक्षात्कार ही होता है। ऐसे हम आपको दोबारा कभी फिर बुलाएंगे सर। तब तक हम अपने श्रोताओं के लिए इतना ही कहूंगा कि आप सब जुड़े रहिए, और आपके सम्मान में कहूंगा कि गर्ग बजवे खुशी में आप सब तशरीफ लाए थे, अरे फूलों की क्या बिसात हम तो दिल बिछाए थे, फूलों की क्या बिसात हम तो दिल बिछाए थे। आप सभी श्रोताओं का मैं विकास मिश्रा, अखिल भारतीय काव्य मंच की पूरी टीम के बिहाफ पर, अंजनी सर के बिहाफ पर, सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना समय दिए, और समय काफी ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा, लगभग 1 घंटे 40 मिनट 30 मिनट का हमने समय दिया। विलंब होने के लिए सर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि फेसबुक ने कुछ प्रॉब्लम किया था और हम पेज से लाइव आ ही नहीं पाए। मैंने लाख प्रयास किया, 3-3 आईडी यूज किया, अपनी किया, बेटे की किया, अपने पेज को यूज किया, लेकिन वो लाइव का ऑप्शन वहां पे इधर दिखा देता था। फिर अंतोगत्वा मैंने जाके ग्रुप से लाइव हुआ, और शायद ना जुड़ने का, कुछ संख्या कम होने का कारण भी यही था, क्योंकि जैसा हमारा पेज है हमेशा 60-70 लोग जुड़ते थे, कहीं न कहीं आज वो संख्या हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन शेयर काफी हुआ है, तो मुझे भरोसा है कि बाद में लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे और हमारे व्यू भी बढ़ेंगे।
और जो आपने कहा था सर, बिल्कुल मैटर ये नहीं करता था कितने लोग देखे, जो देखे वो बड़े कवि थे, बड़े साहित्यकार थे, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, संख्या से मतलब नहीं होता सर। एक बार पुनः आपकी विनम्रता को, सहजता को, सरलता को मैं प्रणाम करता हूं, सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं फिर हमारे से जुड़ेंगे और सर आपका ऐसे ही मार्गदर्शन, सानिध्य, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहेगा सर। बहुत बहुत आभार सर, स्वागत है सर। नमस्ते सर। शुभ रात्रि सभी श्रोताओं का शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि।